शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि सर्दियों की कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। आज आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ। आज की कहानी अब्बास शेयर कर रहे हैं। अब्बास कहते हैं मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की बहुत डरावनी कहानी शेयर करूँगा। ये आज से 16 बरस पुरानी बात है, जब सर्दियों का मौसम था। हमेशा से मेरा दिल चाहता था कि मैं सर्दियों का मौसम किसी गांव में जाकर गुजारूं। बहुत मेरा दिल चाहता था। उन्हीं दिनों में अब्बू के एक कज़न थे, चचाजाद अंकल अफसर, हम लोगों के पास आए हुए थे। उन लोगों को शहर से कुछ सामान चाहिए था, तो वो आए हुए थे। हम लोगों से उनका पहले भी मिलना जुलना था। अक्सर अब्बू, उनकी कोई शादियां वगैरह होती थी, अब्बू अम्मी जाया करते थे। हम लोगों का कभी कोई खास प्लान बना ही नहीं जाने का, लेकिन उनके बच्चों से भी दोस्ती थी, इस्लाम दुआ था। वो जब भी आते थे सब हम लोग वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से रहते थे। अंकल आए हुए थे तो उनके साथ उनका बेटा हैदर भी था, उससे मेरी अच्छी इस्लाम दुआ थी। मैंने अंकल से कहा कि अंकल मैंने आपके साथ जाना है गांव, मैंने सर्दियाँ गांव में देखनी है। दिसंबर के ही दिन थे। अंकल कहने लगे हमारे गांव में इन दिनों में बहुत ज़्यादा धुंध होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। वहाँ का देसी माहौल देखकर तुम हैरान हो जाओगे। लकड़ियों पर खाना पकता है, हम लोगों की बैठक है वहाँ पर, जहाँ पर गांव के लोग जमा होते हैं, आग जलाई जाती है। वो बड़ा देसी और खूबसूरत माहौल है, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने अंकल को फोर्स किया कि वो अब्बू से इजाज़त लें। उन दिनों मैं फ्री था, तो अंकल ने अब्बू से बात की कि मैंने अब्बास को साथ लेकर जाना है, इसको ज़रा गांव की सैर करवानी है। जैसे वहाँ पर गांव का सरसों का साग, मकई की रोटी, ये सारा कुछ इसको खिलाना है। तो वापसी पर ये साग भी वहाँ से बनवा कर लेता आएगा। अब्बू ने कहा ठीक है, अगर इसने जाना है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, आपके साथ जाता है, चला जाए। अम्मी ने भी इजाज़त दे दी। मैं बड़ा खुश था। 2-3 दिन वो हम लोगों के पास रहे। उनका वहाँ पर कोई काम था, कुछ सामान भी लेना था। चौथे दिन हम लोग हैदराबाद से रवाना हो गए। उनका जो गांव था सखर से आगे, बड़े पुराने गांव थे, उस तरफ उनका गांव होता था। ये मेरी जिंदगी का पहला सीन था जब मैंने गांव देखना था। बचपन में शायद कहीं एक आधी बार अब्बू अम्मी के साथ गया होऊंगा, वो मुझे याद नहीं था, लेकिन अपने पूरे होशो हवास में ये पहली बार थी। हम लोगों ने सफ़र किया। सफ़र के बाद शाम के वक्त हम लोग गांव में पहुंचे। जैसे सर्दियों में दिन जल्दी ढल जाते हैं, इशा के करीब हम लोग गांव में पहुंचे। धुंध थी, गांव में बिल्कुल सन्नाटा था, खामोशी थी, धुंध से भरी हुई। जैसे सड़कें थी, कच्ची मिट्टी के घर, दूर दूर तक फैले हुए खेत खलिहान, बड़े बड़े दरख्त। बहुत शदीद ठंड थी वहां पर। गांव भी खासा बड़ा था और था भी बहुत पुराना। मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब बस ने बाहर बस स्टॉप पर उतार दिया, जो गांव की बाहर की एक सड़क थी। फिर वहां से टांगे चला करते थे। एक कोचवान टांगे पर बैठा हुआ था, गरम चादर ओढ़े, और साथ उसने एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था जिस पर पुराने जमाने के गाने चल रहे थे। क्या माहौल था। अंकल ने इसको कहा कि भाई चलो गरम दाद हमें गांव छोड़ाओ। उनके गांव का बड़ा पुराना कोचवान था। तांगे का सफर, और वो भी गांव में रात के वक्त, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। उसने अपने तांगे के ऊपर एक पुरानी सी लालटेन भी लटकाई हुई थी। तांगा चलने लग गया। घोड़े के टापों की आवाज मट्टी की इन सड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा क्लियर सुनाई दे रही थी। हम लोग गांव की पुरानी गलियों से गुजर रहे थे।
जो बहुत सुनसान थी। सर्दी से बचने के लिए हर कोई अपने घरों में था। जानवरों के बाड़े भी कुछ लोगों के घरों के साथ ही थे। बहुत ज्यादा खूबसूरत मंजर थे। खैर, गांव की कच्ची गलियों से होते हुए एक गली में तांगा जाकर रुका। ये अंकल अफजल का घर था। मट्टी का बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा घर। वहां पर जाने के बाद जब हम लोग उतरे, मैंने पूरी गली देखी। घरों के आगे पीली रोशनियां तो जल रही थी, लेकिन कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग घर के अंदर दाखिल हुए। वो सब भी अंदर कमरों में थे। मट्टी का बहुत बड़ा सहन था। बरामदे के आगे मोटे टाट वाले पर्दे लगाए हुए थे ताकि ठंड से बचा जा सके। शहरों में तो ग्रिल्स लगाते हैं, लेकिन आजकल भी कुछ गांव देहात ऐसे हैं जहां पर पुराने दौर आज भी है, जहां पर आज भी जिंदगी उतनी ही सादा है जितनी पुराने वक्तों में होती थी। एक कमरे में हम लोग गए। वहां पर उन लोगों ने कोयले दहका कर रखे हुए थे। कमरा बहुत गर्म था। इसे सुकून सा महसूस हुआ। बाहर की इतनी शदीद ठंड में सबने बहुत प्यार से हम लोगों को वेलकम किया और वो बड़े खुश हुए कि मैं यहाँ पर गांव देखने के लिए आया हूँ। फिर हैदर और मुझे साथ वाले कमरे में बिस्तर बिछाकर दिए गए। मट्टी का कमरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। मट्टी की खुशबू, बाहर ठंडी हवाएं, सब बहुत ज्यादा ऐसे जैसे मेरे ख्यालों से भी बढ़कर था। बिस्तर में लेटते साथ ही मेरी तो आंख लग गई और मैं सो गया। बहुत सुकून की नींद थी। लेकिन सुबह परिंदों की चहचहाहट, लोगों का बोलना, बातें करना, जानवरों का बाहर निकलना, सारे शोर शराबे से मेरी 8 बजे ही आंख खुल गई, जबकि मैं तो कभी 8 बजे जागा भी नहीं था। मैं जागा और फिर मैंने घर का नाश्ता किया। आज मुझे हैदर ने गांव दिखाना था। हम लोग बाहर निकले। अभी भी दिन चढ़ने के बावजूद भी काफी ज्यादा खेत खलिहानों में बहुत ज्यादा धुंध थी। वो मुझे गांव के कुछ लोगों से उसने मिलवाया। फिर वो मुझे गांव की बड़ी नहर की तरफ लेकर गया। बहुत खूबसूरत जगह थी वो, सब्जे से भरी हुई, लहलहाते खेत और वहां पर वो बहुत बड़ी नहर। उससे आगे एक पुराना कब्रिस्तान भी था। उस कब्रिस्तान में बहुत घने दरख्त थे और उन दरख्तों के नीचे भी खासी बड़ी पुरानी कब्रें थी। मैंने वहां पर एक अजीब सी चीज महसूस की। जब हम लोग कब्रिस्तान के पास से, नहर से होकर हम लोग कब्रिस्तान के पास गए, गुलाब के फूलों की खुशबू महक रही थी। कुछ कब्रों के ऊपर लोगों ने ताजा फूल बिछाए हुए थे। तभी दरख्तों के नीचे मैंने कुछ कब्रें देखी। वहां पर मैंने एक औरत को बैठे देखा। उस औरत ने काला लिबास पहना हुआ था और जैसे अपना चेहरा ढका हुआ था। मुझे लगा गांव का माहौल है, शायद ऐसे ही रहते हो यहाँ पर। अभी हम लोग वहीं पर खड़े थे। पलक झपकने की देर थी, मेरी नजर पड़ी, औरत गायब। दिन के वक्त की बात है, रात भी नहीं थी। चारों तरफ देखा, ना वो कहीं जाती नजर आई, ना कहीं उठ के इधर उधर हुई, वो गायब हो गई। मैंने हैदर से कहा कि भाई ये यहाँ पर भी एक औरत बैठी थी, वो कहाँ गई? कहता कौन औरत, मैंने तो नहीं देखी। मैंने से कहा कि सामने जो बड़े दरख्तों के नीचे कब्रें हैं, इनके दरमियान में मैंने एक औरत को बैठे देखा, काले लिबास वाली। अब वो गायब हो गई। वो कहने लगा चलो निकलो यहाँ से जल्दी। मैंने से कहा क्या हुआ? कहता निकलो यहाँ से जल्दी। वो मेरा फोर्सफुली हाथ पकड़कर मुझे खींचता हुआ बाहर ले आया। मैंने उसे कहा कि हुआ क्या है भाई? कहता यहाँ पर एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकना और गलती से पीछे पलट कर मत देखना, चुपचाप सीधा चलो और आयतल कुर्सी पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू कर दी। नहर की पटरी से जब हम लोग नीचे उतरे तो मैंने उससे पूछा हुआ क्या है। उसने कहा कि ये एक पिछल पैरी चुड़ैल है, ये औरत के रूप में रहती है। हमारे गांव में इसका बड़ा पुराना बसेरा है। याद है अब्बू अक्सर तुम लोगों के घर भी बातें सुनाते थे कि सर्दियों में पूरा गांव खाली हो जाता है, रात के वक्त लोग अपने घरों में महसूर हो जाते हैं। आज आकर बस गांव की एक ही पुरानी बैठक है जहां पर गांव के बड़े बुजुर्ग या गांव के कुछ लोग जमा होते हैं। आग जलाकर बैठा जाता है क्योंकि ये चुड़ैल आफत पूरे गांव में रात को भटकती है। और इतना ही नहीं, अगर ये कभी किसी घर से
कुछ मांग ले और वो लोग ना दे तो तब भी उनको नुकसान देती है। और अगर वो लोग कुछ दे भी दें और उनके घर में से बिलखसूस कोई कोई चीज़ निकाल कर दे दे तो उसका बहुत बुरा हाल होता है, बहुत सेब ज़्यादा हो जाता है। दोनों सूरतों में ही ये हर इंसान को नुकसान देती है। हैरत की बात है तुम्हें दिन के टाइम नजर आ गई। मैंने से कहा कि यार तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है कोई और हो, तुम वहां से उठकर यहाँ वहां होगी हो। उसने कहा कि इतना बड़ा कब्रिस्तान है, दिन का वक्त है, सामने दरख्त है और वो सामने बैठी थी ना काले लिबास में, घूंघट भी लिया होगा। मैंने से कहा हाँ हाँ बिल्कुल, चेहरा ढका हुआ था, तुमने गौर नहीं किया। वैसे ही घूंघट निकाल कर रहती है और उसके हाथों में मखसूस पीली या सुर्ख रंग की चूड़ियाँ होती हैं। कई बार गांव के नौजवान लड़कों ने भी उसे देखा है और वो रात के वक्त इसी रूप में गांव के चौराहे में अक्सर जाती हुई दिखाई देती है। कोई अजनबी अगर गांव में आए उससे रोकर मदद मांगती है और उसको ये कहती है कि मेरा बच्चा बीमार है, उसके लिए दूध नहीं है, खाना नहीं है, मुझे पैसे दे दो, मेरे बच्चे को अस्पताल ले जाओ। अगर कोई तरस खा के उसे कुछ दे दे तो उसको अपने साथ कब्रिस्तान तक ले जाती है। 2 से 3 लोग तो लापता भी हुए हैं, कोई पता नहीं वो कहाँ गए, कोई नहीं जानता इनके साथ हुआ क्या, इनका तो सुराग भी नहीं मिला। हाँ बस एक आदमी की टूटी हुई जूतियां कब्रिस्तान के बाहर से मिली थी। वल्ला आलम वो कहाँ पर गए। कुछ कहते हैं कि चुड़ैल ने मार दिए और कुछ कहते हैं कि चुड़ैल साथ ले गई और कुछ कहते हैं कि वो ज़ेरी दवाज़न खो जाने के बाद खुद ही वीरानों में भाग गए। जितने मुंह उतनी बातें। बहरहाल हमारे गांव में इसका खौफ हमेशा से था, है और रहेगा। और जानते हो सर्दी के मौसम में ये गांव में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है क्योंकि गांव बहुत जल्दी वीरान हो जाता है। मगरिब के टाइम हर कोई अपने घरों में चला जाता है। किसान, हमारी भी ज़मीनें हैं, खेत खलिहान है, जितने भी गांव के किसान हैं वो मिलकर ही पानी जब लगाना हो या कुछ हो, फसल लगानी हो तो मिलकर ही एक दूसरे के साथ काम करवाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि फजर के बाद ही खेतों में जाया जाए। रात के वक्त कोई भी नहीं जाता। इस मखलूक ने तो कई बार मौलवी साहब को भी डराया है। मौलवी साहब जो फजर के वक्त मस्जिद में जाते हैं, पहले वो तहज्जुद के वक्त भी चले जाया करते थे। कभी कभार हमारे गांव में तहज्जुद की अज़ान भी दी जाती थी। वो मौलवी साहब को बहुत सताती थी। जिस रास्ते से मौलवी साहब गुजरते थे उस रास्ते में बैठकर रोती रहती थी। मौलवी साहब के ऊपर हमला तो नहीं कर सकती थी लेकिन वो बीमार हो जाते थे बेचारे, कई कई दिन बुखार में मुब्तला रहते थे। फिर मौलवी साहब ने फजर के टाइम भी मस्जिद में आना जाना शुरू कर दिया। मैं इसकी बातें हैरत से सुन रहा था। उनके गांव में इस मखलूक का इतना खौफ था कि शाम होते ही पूरा गांव वीरान हो जाता था। असर के करीब हम लोग जब घर वापस आ रहे थे, हर कोई अपने घरों में जा रहा था, चीजें समेट रहे थे, लकड़ियां उठा रहे थे, किसान खेतों से वापस आ रहे थे ताकि अंधेरे से पहले पहले अपने घरों में चले जाएं, क्योंकि वो जानते थे कि जो ही रात होगी वो आ जाएगी। आज रात जब हम लोग भी बैठे बातें कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तो हैदर ने अंकल को बताया कि इसने आज इस मखलूक को देखा। हम लोग कब्रिस्तान वाली साइड पर गए थे। अब उन्हें डांटना ही शुरू कर दिया और ये कहने लगे कि आप लोग क्यों उस तरफ गए थे, आप लोगों को उस तरफ नहीं जाना चाहिए था। इन दिनों में वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है और बिलखुसूस अगर गांव में कोई नया, कोई अजनबी, कोई मेहमान आया हो उसको तो वो लाजमी डराती है क्योंकि वो जानती है कि उसको वो आसानी से अपना शिकार बना सकती है। बेटा अब दोबारा उस तरफ नहीं जाना। मैंने कहा कि जी अंकल हम लोग नहीं जाएंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंकल ने जाकर देखा, गांव का एक आदमी था और वो ये कह रहा था कि बैठक लगी है, आप लोग भी आ जाए, गांव के किसी ज़रूरी मसले पर बात करनी है। अंकल ने आकर बताया कि बैठक लगी है और हम लोग उधर जा रहे हैं। तो मैंने कहा हम भी चलते हैं।
हैदर ने कहा ठीक है, चलो तुम्हें भी बैठक में लेकर चलता हूँ। अब अंकल के साथ हम लोग भी और उस गांव के आदमी के साथ बैठक की तरफ निकल पड़े। बैठक खासी दूर थी, यानी गांव के घरों से हटकर एक कोने में एक बहुत बड़ा मिट्टी का कमरा था, जिसके आगे एक मिट्टी का बरामदा भी था। उसे गांव की बैठक कहते थे, जहां पर गांव का कोई भी मसला होता तो बैठक लगती और उस मसले का हल निकाला जाता। जब मैं वहां पर गया, वहां पर और भी गांव के बहुत से लोग थे। मेरा भी इंट्रोडक्शन करवाया गया। सब मिलकर बहुत खुश हुए। क्या माहौल था, बहुत सारे लोग, कोई चारपाइयों पर, कोई कुर्सियों पर, कोई आग के करीब बैठा था और एक बहुत बड़ा गड़ा सा खोदा हुआ था जिसमें सूखी लकड़ियां जल रही थी। खिड़कियां बंद थी, सिर्फ कमरे का दरवाजा खुला हुआ था कि धुआं बाहर निकल सके। तभी जब रश ज्यादा हुआ तो पीछे वाली भी 2 खिड़कियां खोल दी गई। बातें चल रही थी। बातें करते करते देर हो गई, 11:30 पौने 12 हो गए। तो बाहर से छन छन की आवाज सुनाई देने लगी। एक उधेड़ उम्र आदमी ने इशारा किया चुप रहने का और दूसरे को कहा कि एक दरवाजा बंद कर दो, एक खुला रहे ताकि शोले नजर आए। सबको चुप रहने के लिए कहा गया। मैं हैदर के मुंह की तरफ देख रहा था। हैदर कहने लगा, वो मखलूक गांव में फिर रही है, ये घुंघरू उसके पैरों की आवाज है। वो अपने पैरों में घुंघरू बांधे हमारे गांव की गलियों में भटकती है और आज वो बैठक तक भी पहुंच गई। तभी एकदम से ऐसा लगा कि पिछली खिड़की के करीब खड़े होकर कोई औरत रो रही है। उसकी बहुत खौफनाक आवाजें थी। वो बहुत डरावनी आवाजों में रो रही थी। मैं तो कांपने लग गया कि ये क्या, इन सबको डर क्यों नहीं लग रहा। वो लोग भी बहुत डरे हुए थे और सब आयतर कुर्सी का विर्द कर रहे थे। जो ही 2 बुजुर्गों ने आयतर कुर्सी का विर्द ऊंचा शुरू किया, रोने की आवाजें दूर होने लग गई और ऐसा लगा पाँव में कोई छिन छिन करता दूर निकल गया है। तभी उन्होंने ये कहा कि वो गांव में आ चुकी है, बेहतर यही है बैठक को बंद किया जाए और सब अपने अपने घरों को चलो। ये सभी लोग निकले। मुझे देखती हुई आग और कोयले से उनको बुझाया गया। बैठक को ताला लगाया गया। बैठक से तो सब लोग इकट्ठे ही निकले। आगे फिर हर किसी ने अपने घर की गली में जाना था। अंकल, हैदर और मैं, हम लोग भी अपने घर की गली में दाखिल हो चुके थे। तभी एकदम से ऐसा लगा हमारे पीछे भी कोई चल रहा है। छन छन की आवाजें आ रही थी जो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि ठीक मेरे पीछे कोई चल रहा है और ऐसा ही था, बिल्कुल मेरे पीछे पीछे कोई था। अंकल ने कहा, पीछे पलट कर मत देखना गलती से भी, चुपचाप सीधा चलो। हम लोग चलते तो वो भी चलती, हम लोग रुकते तो वो भी रुकती, यहाँ तक कि हम लोग घर के बाहर पहुंच गए। अंकल दरवाजा खोल रहे थे। अंकल और हैदर अंदर दाखिल हुए, मैंने दाखिल होना था। मैंने पलट कर देखा तो एक काली स्याह बकरी बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। मेरी चीख निकल गई और मैं जल्दी से अंदर भागा। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, सॉरी घर का दरवाजा बंद कर दिया। अंकल कहने लगे, क्या हुआ तुम्हें, तुम चीख क्यों रहे हो। मैंने कहा कि मेरे पीछे काले रंग की बकरी थी और ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरी कमीज को पकड़ रही है। मैं बहुत ज्यादा डर गया। अंकल ने कहा, तुम्हें मना किया था पीछे पलट कर मत देखना, ये इसी के रूप है, ये बहुत से रूप लेकर गाँव की गलियों में भटकती है। इसके बाद हम लोग अंदर आए। अब अभी कोयले दहक रहे थे। वहां पर बैठकर सबने बताया कि बैठक में ये बातें हुई और आज वो बैठक तक भी आई थी। तो बैठकर कुर्सी पड़ी तो धूप चली गई और उसके बाद सभी बैठक से निकल आए। मैंने कहा, आंटी मेरे पीछे काले रंग की बकरी थी, वो क्या था। सब डरने लग गए। मैंने कहा कि मुझे तो वो मामूली बकरी लगी थी, क्या हुआ। तो लोगों ने कहा कि वो मामूली बकरी नहीं थी, वो एक चुड़ैल आफत है जो मुख्तलिफ रूप लेकर आती है।
कभी काली बिल्ली, कभी काली बकरी, तो कभी काला कुत्ता बनकर वैसे ही किसी न किसी के पीछे लग जाती है और फिर उसको बहुत डराती भी है। ऐसा करना, रात को इधर कुर्सी का हिसार करके सोना। मेरे ने कहा कि जी बेहतर। मैं अंदर से बहुत ज्यादा डर चुका था कि ये लोग इतना खौफजदा है, इसका मतलब है कोई हकीकत तो है इन सब में। मैं बाथरूम से होकर कपड़े चेंज कर बिस्तर में लेट गया और मैंने अपने ऊपर 3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक भी ली, अपने ऊपर हिसार कर लिया। उसके बाद हैदर भी सो गया। रात के ही 2:30 बजे का टाइम होगा। कमरे के दरवाजे के ऊपर दस्तक होना शुरू हो गई। मेरी नींद बहुत कच्ची थी। मेरी नींद खुल गई। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही थी। मैं उठा। मैंने पूछा कौन है बाहर। पहले कोई आवाज नहीं आई, फिर एक और आवाज आई। मैंने फिर पूछा तो फिर एक आवाज आई, बाहर आओ, जल्दी करो, बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आवाज सुनकर मुझे झटका सा लगा, ये कौन, मेरा इंतजार कौन कर रहा है। मैंने कहा कौन है बाहर। वो ऐसे बोलने लगी जिस तरह से अंकल अफजल की एक मैरिड बेटी की आवाज है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि वो तो यहाँ पर है भी नहीं, तो उनकी आवाज कैसे आ रही है। मैं चुप कर गया, मैंने जवाब नहीं दिया। 5-10 मिनट बिल्कुल खामोशी हो गई। कोई आहट, कोई आवाज, कुछ भी नहीं था। और फिर अचानक से थोड़ी देर के बाद फिर से दस्तक होना शुरू हो गई। हैदर तो ऐसे सोया हुआ था जैसे पता नहीं वो कितने दिन से जाग रहा है। उसे कुछ होश भी नहीं था कि वहां पर मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर से जब दस्तक हुई तो मैंने पूछा कौन है बाहर। तो अंकल अफसर थे। अंकल अफसर ने कहा कि बाहर आओ बेटा, बाहर आओ, जल्दी करो, बाहर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। बड़ा हैरान हुआ, ये कौन सा टाइम है कुछ दिखाने का। 2:30-3 बजे का टाइम है, सोने का टाइम है, और अंकल कह रहे हैं कि बाहर आओ, शायद कोई जरूरी काम होगा। जो ही मैंने गर्म चादर ओढ़ी, मैं बाहर निकला, दरवाजा खोला, बाहर निकला, झांक कर देखा बाहर कोई भी नहीं था। पूरा शहर और बरामदा खाली थे और धुंध से फैली हुई थी। चारों तरफ धुंध ही धुंध थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अंकल को आवाज दी, अंकल, अंकल आप किधर है, आपने मुझे बुलाया है। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। तभी बिल्कुल मेरे सामने से काले रंग का वजूद गुजर के गया। वो बहुत तेजी में था, जो कोई भी था। वो दाई तरफ से आया और बाई तरफ जाकर गायब हो गया। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया कि ये क्या माजरा है। कमरे के अंदर आ गया। मैंने कमरे की कुंडी लगा ली। जो ही मैं बिस्तर पर लेटा, 5 मिनट नहीं गुजरे, मुझे बाहर से कोई पुकारने लग गया। कभी आवाज अंकल की लगती, कभी आवाज आंटी की लगती। वो मेरा नाम ले रहे थे, मुझे पुकार रहे थे, पर इस बार मैंने गलती नहीं की। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, तभी वो आवाजें आना बंद हो गई। अगली सुबह जब हैदर ने मुझे जगाया तो मेरी तबीयत बहुत सा खराब थी। मुझे बहुत सा बुखार हो गया था। हैदर बड़ा परेशान हुआ कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें बुखार कैसे हो गया। तो मैंने से कहा कि भाई, रात को मुझे कोई डराता रहा है, मुझे बाहर से कोई आवाजें दे रहा था। अंकल की आवाज में जब मैंने आवाजें सुनी, मैं बाहर निकला तो मैं डर गया, बाहर कोई भी नहीं था। हैदर भी डर गया। उसने अंकल आंटी को बताया। उन लोगों ने कहा कि बेटा हम लोग इतनी रात को बाहर नहीं निकलते, दोबारा कोई भी तुम्हें आवाज दे तुमने बाहर नहीं आना। मैंने कहा कि जी ठीक है, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन मेरी तबीयत बड़ी खराब थी, मुझे बुखार सा हो गया, सर भारी हो गया। उसी दिन असर के वक्त हम लोग बाहर निकले दोनों। कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, वो लेने गए। जब हम लोग वो चीज़ें ले रहे थे, वहाँ से हम लोग वापस आने लगे तो एकदम से हैदर कहता कि मेरे दोस्त का यहाँ पर पास ही डेरा है, और तुम्हें डेरा दिखा के ना, अभी तो धूप भी है। मैंने से कहा कि चलो ठीक है। हम लोगों ने घर सामान दिया, मोटर बाइक लिया, तो मुझे बाइक पर बिठाया तो लोग डेरे की तरफ निकल गए। वहाँ पर जब हम लोग डेरे पर पहुंचे
और फिर उसका दोस्त था, ये दो और भी लड़के थे। डेरा बहुत खूबसूरत था। वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी, जैसे सब्जियाँ, खेत खलिहान देखे, ट्यूबवेल देखा। वहाँ पर एक मखसूस दरख्त थे। उन लोगों ने कहा कि उस तरफ नहीं जाना, उन दरख्तों के पास मत जाना। मैंने कहा कि क्यों, वहाँ पर ऐसा क्या है? तो लोगों ने बताया वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा है। मुझे आदत थी बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाने की। हम सारे दोस्त जैसे उनके साथ बैठकर बातें कर रहे थे, तो एकदम से मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मैं उठकर उन दरख्तों को देखने के लिए चला गया। हैदर अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था। मैं उठा, चीजें देखते देखते मैं दरख्त के पास चला गया। वो दरख्त, 4 दरख्त थे, बड़े घने दरख्त थे। चारों दरख्तों के ऊपर से जो उनके मेन तने होते हैं, जो सर होते हैं, वो जुड़े हुए थे। पूरी एक छतरी बनी हुई थी। उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। जब मैं वहां पर गया, उसके सेंटर में खड़ा होकर उसको घूर घूर के देख रहा था, तभी एकदम से मुझे ऐसा लगा मेरे कपड़ों को किसी ने पीछे से खींचा है। मैंने पलट कर देखा तो काला स्याह बच्चा था, सा छोटा सा, लिबास नहीं पहना हुआ था, सर से भी गंजा था, चेहरा बहुत खौफनाक था। बच्चा मुझे देखकर हंस रहा था। देख के डर के पीछे हटा तो वो बच्चा गायब हो गया। मैं चीखें मारता हुआ भागा वहां से। हैदर ने मुझे पकड़ा और कहा कि तुम उधर क्यों गए हो? तुम्हें मना किया, वहां पर बहुत जिन्नात है, वो जिन्नात का घर मानते हैं इसको। उन दरख्तों की तरफ, 4 दरख्तों की तरफ कोई नहीं जाता। चलो अब यहाँ से चलते हैं। मुझे घर ले आया। उस रात वहां से आते साथ ही मेरी तबीयत बड़ी खराब हो गई। सर भारी हो गया, कंधे भारी हो गए। वो भी डरा हुआ था। उसने कहा अब घर किसी को ना बताना, वरना मुझे भी डांट पड़ेगी कि तुम इसे लेकर क्यों गए थे। मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं करता कुछ भी। अब मेरे सर में भी बड़ा सख्त दर्द था। मैं कभी कभार छुप के स्मोकिंग कर लिया करता था। स्मोकिंग करके मेरी तबीयत बिल्कुल फ्रेश हो जाती थी। हैदर भी छुप के स्मोकिंग करता था। मैं इस इंतजार में था ये सोए और मैं स्मोकिंग करूं। तबीयत भी खराब, निढाल हुआ था, बुखार सा फील हो रहा था। खाना भी नहीं खाया, मैंने बिस्तर में लेटा रहा, बस चाय पी थी। जब ये सो गया, 1 बजे का टाइम हुआ, मैं उठा, मैंने सिगरेट निकाली, मैं बाहर आ गया। पता नहीं मेरे जहन में वो चीज नहीं थी कि वो मखलूक मेरे पीछे है या मैं आज डरा हूं, मैंने बच्चे को देखा है। मैं बाहर आकर सेहन में खड़ा होकर सिगरेट पीने लग गया। ठंड बहुत ज्यादा थी। बरामदे से हटकर मैं सिगरेट पी रहा था तो एकदम मुझे कहका सुनाई दिया। कहका बहुत भयानक था। ऐसे था कोई बहुत पास खड़े होकर हंस रहा है। मुझे लगा कि शायद आंटी होंगी जो हंस रही है मेरे पर। मैंने पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर हंसी गूंजी। मेरी नजर पड़ी तो सेल की दीवार के ऊपर एक औरत बैठी थी। वो इतनी खौफनाक थी, बिल्कुल काली स्याह, जैसे कुछ जला हुआ कोयला होता है। अजीब सा लिबास पहना हुआ था, इतनी लंबी लंबी टांगे, सुर्ख आंखें और नाक वाली जगह पर सुराख सा था। सामने बैठी हुई हंस रही है। बस उसको देखने की देर है। मैं भागा कमरे पे। मैंने शोर मचा दिया। हैदर जाग गया, अंकल आंटी सब जाग गए। वो मुझे संभालने वाले और मुझे अपनी होश ही नहीं थी। बस मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे बचा लो। पता नहीं मैं कौन कौन से लफ्ज बोल रहा था। वो लोग मुझे संभालने वाले। आधा घंटा लगा उन लोगों को मुझे कंट्रोल करने में। मेरे पर दौरे की कैफियत आ गई थी। हाथ पांव टेढ़े हो गए थे, आंखें बिल्कुल ऊपर चढ़ गई थी, आई बॉल सफेद हो गई थी आंखें। अंकल आंटी बड़े परेशान, बेचारे पुराने पाक लेकर आ रहे हैं, मेरे पास रख रहे हैं। अब इतनी रात को बाहर भी नहीं जा सकते थे, किसी को ला भी नहीं सकते थे। पुराने पाक जब मेरे पास रखा तो बकौल उनके जैसे मेरे पर बेहोशी तारी हो गई। फजर की अजान हुई। वो लोग, अंकल भागे मस्जिद में, मौलवी साहब को लेकर आए। मौलवी साहब आए। मौलवी साहब अभी मेरे ऊपर पढ़ाई कर रहे थे। मेरी आंख खुल गई। मैंने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया और उनसे कहा कि मुझे बचा लें। मौलवी साहब ने कहा कि इसके ऊपर किसी बड़ी सख्त मखलूक का असर हुआ है, ये इसके बहुत पास गया है। फिर मौलवी साहब ने कहा कि ये बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाता है, खुशबू लगाता है, इसलिए भी इसके साथ
ये मामला हुआ है। मैंने उन्हें कहा कि मुझे तो एक औरत नजर आई है सहन में दीवार पर बैठी हुई। वो हंस रही थी। मैं अब वॉशरूम में जाने के लिए बाहर निकला था और मैंने जब उसे देखा तो मुझे होश ही नहीं रहा कि मेरे साथ हुआ क्या है। बस उसका वो खौफनाक चेहरा मेरी आंखों के आगे था। मौलवी साहब ने दम किया और कहा कि अल्लाह करम करेगा, मैं सुबह फिर आकर दम करूंगा। और कुरान पाक एक ताला या छुरी वो लेकर इसके पिलो के पास रख दे, नीचे पिलो के नीचे छुरी या ताला रखे और कुरान पाक साथ टेबल पर रख दे ताकि वो मखलूक इसके जिस्म में ना आ सके। फिर उन लोगों ने ऐसा ही किया। एक छुरी और एक बंद ताला बिस्तर के नीचे रख दिया और कुरान पाक मेरे बिल्कुल इससे करीब था। मैं सो गया। ख्वाब में मैं क्या देखता हूँ कि जैसे इनका ही घर है और दीवार के पास वो मखलूक खड़ी हुई है और वो मुझे जबरदस्ती पकड़कर घसीट रही है और कहती है मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी। उसी खौफ से मेरी आंख खुल गई। उस वक्त सुबह के 11 बज रहे थे। हैदर कमरे में ही था। मौलवी साहब ने सख्ती से मना किया था कि दोबारा परफ्यूम नहीं लगाना। मैं परफ्यूम बहुत लगाता था और खुशबू के ऊपर शायद वो मखलूक आई थी। फिर उसके बाद कुछ मैंने नाश्ता वगैरह थोड़ा बहुत किया। अंकल और हैदर मुझे एक साहिबन के पास लेकर गए। वो एक बहुत बूढ़े बुजुर्ग थे। उनका घर भी मिट्टी का था और उनके घर में एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसकी बहुत ज्यादा शाखें भी लटक रही थी। बूढ़ा दरख्त था, बरगद का कोई दरख्त था। तो उन मौलवी साहब ने जब दम किया, वो जो आमिर साहब थे, उनका ये कहना था कि ये बहुत ज्यादा खुशबू भी लगाता है और ये इसके ऊपर जैसे वो चीज हावी हुई है। फिर उन्होंने मुझे दम वगैरह किया, हिफाजत का एक तावीज़ दिया क्योंकि मुझे वो औरत बार बार नजर आ रही थी। फिर उन्होंने कहा कि बेहतर यह है कि इसको वापस भेज दे, यहाँ पर ना रहे। यहाँ पर रहेगा तो वो चीज़ इसके पीछे ऐसे ही आती रहेगी। मैं तो बहुत डरा हुआ था। फिर अंकल ने कहा कि मैं तुम्हें कल परसों छोड़ूंगा। आज फिर हम लोग गाँव की बैठक में बैठे। आज वहाँ पर बड़े बुजुर्ग नहीं थे, गाँव के ही बस लोग थे और वो भी अपनी मुसीबतें बता रहे थे। चुड़ैल आफत बहुत ज़्यादा तंग करती है। आधी आधी रात को दरवाज़ों पर दस्तक देती है। यहाँ तक कि 1-2 घरों के जानवर भी वो गायब हुए वहाँ से। फिर उनकी हड्डी और सर मिलते थे उनके घर से, छत के ऊपर से। तो हमें किसी आमिल को लाना चाहिए इस मखलूक को हमारे गांव से निकालने के लिए। अभी ये बातें कर ही रहे थे तो एकदम से बाहर से बहुत डरावनी आवाज़ें आने लग गई। गांव की पुरानी बैठक के बाहर से ऐसे लग रहा था जैसे कोई खर्रा रहा है और वो तेज कदमों के साथ पूरे बैठक के इर्द गिर्द आस पास भाग रही थी और खौफनाक आवाज़ें निकाल रही थी। जब सब ने कहा कि नहीं नहीं, हम किसी को भी नहीं लेकर आएंगे, हमें माफ़ कर दो, हमें नुकसान ना पहुंचाना। तभी पूरी जोर और ताकत से जैसे बैठक का दरवाज़ा खुल गया। अब उस बैठक के अंदर जैसे लोहे कुरानी लगी हुई थी, आयतल कुर्सी लगाई हुई थी लोगों ने, पुराने पाक भी पड़े हुए थे, इसलिए वो अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी। लेकिन बाहर से उसने बहुत डराया। 12:30 पौने 1 बजे के करीब वो आवाज़ें कम हुई, शोर शराबा कम हुआ, रोने की आवाज़ें कम हुई। फिर हम लोग सब वापस आए। मैंने अंकल से कहा अंकल मुझे वापस छोड़े, मैं सो नहीं सकता। मुझे बहुत डर आती थी। ऐसे लगता था जैसे कोई मेरी चारपाई पर आकर बैठ जाता है। कभी मेरे पैरों को कोई छेड़ता, कभी मेरे बालों को कोई छेड़ता, कभी मेरे कपड़ों को कोई खींचता जैसे। फिर अंकल मुझे वापस छोड़ कर आए। जब मैं वापस आया मेरी तब भी हालत बहुत खराब थी। मैं डरता था बहुत ज्यादा, सो नहीं सकता था, सोता सोता डर जाता था, चीखें मारने लग जाता था। तावीज़ तो मेरे गले में था, लेकिन हमारे घर वापस आने के बाद मैं नहा रहा था बाथरूम में। एकदम से जब मैं वॉश बेसिन पर झुककर मुंह धो रहा था, तो मैंने जब ऊपर देखा तो मुझे ऐसे लगा पीछे, मेरे पीछे कोई खड़ा है। बिल्कुल काला स्या वजूद था। मैंने बाथरूम में पीछे पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था। मेरी हालत बहुत ज्यादा गैर हो गई। मैंने जब उस काली सी मखलूक को देखा, वो वही औरत लग रही थी। मैं बहुत डर गया।
मैं चीखें मारता हुआ कमरे में आया। मैंने कपड़े बदले में बाहर भागा और मैंने कहा कि मुझे कोई डरा रहा है। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए। मेरे अब्बू मुझे एक आमिल के पास लेकर गए। उन्होंने कहा इसके ऊपर बसेरा हो गया है। तकरीबन 3 माह मेरा इलाज हुआ, तब जाकर मैं नॉर्मल हुआ। उसके बाद मैं कभी भी गांव की तरफ नहीं गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उस पुराने गांव में जिन्नात का इतना बसेरा होगा और वहां पर वो मखलूक इतनी हावी होगी कि इस तरह से लोगों को नजर आती होगी। ये मेरी एक कहानी थी और मैं मैसेज देना चाहूंगा, कभी भी किसी ऐसी जगह पर जाए तो अपना बहुत ख्याल रखें और ऐसी खुली जगहों पर जाकर परफ्यूम ना लगाएं। जिस आमिल के पास भी साइबिल के पास में गया, उनका यही कहना था कि ऐसी खुली जगहों पर परफ्यूम ना लगाओ, मखलूकात पीछे लग जाती है। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब का। इससे ये बात बिल्कुल ठीक है कि अपनी हर कहानी में मैं आप लोगों को ऐसे मैसेज देती हूँ जो आप लोगों के काम आए। हम लोग भी गाँव जाते हैं, सब जाते हैं, खुली जगहों पर जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो कोशिश करें कि कम से कम रात के वक्त परफ्यूम लगाएं खुली जगहों पर, बाथरूम वाली जगह पर, क्योंकि असरात होते हैं और बाज़ औक़ात ये ऐसे असरात होते हैं जो खुशबू पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और पीछे लग जाते हैं, फिर इंसान को नुकसान भी पहुंचाते हैं। अपनी हिफाजत किया करें। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको आने वाली मुसीबत से बचा सकती है। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। विंटर स्पेशल हॉरर स्टोरीज है, इसलिए लॉन्ग हॉरर स्टोरीज है। आई होप आप लोग एंजॉय करते होंगे। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirmil57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। सर्दी दिन ब दिन बढ़ रही है। अपना, अपने घर वालों का, बच्चों का, सबका बहुत ख्याल रखें। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।